Assalamu alaikum. Today we are going to continue electrochemistry. The topic we have already started, and I guess four videos already done, and this is the fifth lecture. Today we'll start the things. If we measure the electropotential under non-standard condition, तो उस वक्त क्या फ़र्क आएगा, उसकी वैल्यू के ऊपर क्या वैल्यू वही रहेगी या चेंज हो जाएगी, इसको हमने देखना है इसमें थोड़ा सा। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहली बात जो ये है कि स्टैंडर्ड कंडीशन जो थी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है निकालने के लिए, स्टैंडर्ड का साइन भी था। तो टेम्परेचर 298 केल्विन होना चाहिए इसमें। प्रेशर जो है किसी गैस का जो है वो 1 atm होना चाहिए। इस तरीके से कॉन्सेंट्रेशन किसी भी आयन की जो ऑक्सीडाइज या रिड्यूस है उसकी कॉन्सेंट्रेशन दैट शुड बी 1 मोल पर डीएम क्यूब, ये होना चाहिए। और इसी तरीके से जो अगर रिड्यूस फॉर्म जो है हमारे पास मेटल नहीं है, रिड्यूस फॉर्म मेटल नहीं, तो प्लाटिनम इलेक्ट्रोड भी स्टैंडर्ड कंडीशन में आ जाएगा। अब अगर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में, मतलब अगर आपकी कॉन्सेंट्रेशन जो है या प्रेशर जो है वो चेंज हो रहा है, तो क्या उससे इसकी वैल्यू पे फर्क पड़ेगा, तो उसको हमने देखना है। तो इसे हम कहते हैं कि इलेक्ट्रो पोटेंशियल वैल्यू अंडर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। इफ द कंडीशंस आर नॉट स्टैंडर्ड, then the value of electro potential change slightly according to ली चैडली प्रिंसिपल। हाउ? क्योंकि रिवर्सिबल का साइन आ रहा है यहाँ पर। अगर आपको ये साइन नजर आ रहा है रिवर्सिबल का, तो इसका मतलब यहाँ पे ली चैडली प्रिंसिपल अप्लाई होगा। एंड इट्स क्वाइट सिंपल। पहली बात तो ये कि हमें गैस करना है कि होगा क्या। देखिए पहली बात ये है इसमें कि अगर इसकी भी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर थी, एक आयन की, दूसरे आयन की भी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है, तो उस वक्त जो है इसकी वैल्यू जो है स्टैंडर्ड वो है 0.77, यही रहेगी। अब अगर मैं इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम रखता हूँ और इसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 रखता हूँ, तो जिस तरफ कॉन्सेंट्रेशन कम होगी तो ज़्यादा से कम की तरफ मूवमेंट होती है, तो इक्विलिब्रियम जो है लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट हो जाएगी, जिसकी वैल्यू इससे कम हो जाएगी। इसकी वजह से इसकी वैल्यू जो है रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो 0.76 हो जाएगी, ऐसा कुछ हो जाएगा। इस तरीके से अगर इसकी मैं कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देता हूँ तो रिएक्शन विल बी फेवर्ड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, जिसकी वजह से जो है आपके पास जो है उसकी वैल्यू जो है ई नॉट की वो बढ़ जाएगी। अब कितनी बढ़ेगी विकांत से अभी फिलहाल हम सिर्फ सजेस्ट कर सकते हैं वैल्यू विल इंक्रीज या डिक्रीज। देखें, कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर भी एक ही बात है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर एक ही बात है। कैसे? कि अगर आपके पास यहाँ पर वॉल्यूम कम था, मतलब प्रेशर एक पर्टिकुलर है, तो उस वक्त आपकी कॉन्सेंट्रेशन जो है आपके पास 5 मॉलिक्यूल्स मैंने लिख दिए, वॉल्यूम जो था इसका 1 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ गया N/V, तो हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन आ गई इसकी। अगर आपने प्रेशर ज़्यादा कर दिया, प्रेशर ज़्यादा करने से होगा क्या कि मॉलिक्यूल्स तो 5 ही हैं, लेकिन आपने ये कम कर दिया तो आपके पास ये जो है डबल हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि इफ़ द प्रेशर P1 आपके पास यहाँ पर ये P1 था और ये P2 था, जो कि P2 जो है वो P1 से ज़्यादा है, उसको डबल किया मैंने प्रेशर को, तो आपका वॉल्यूम हाफ हुआ, जिससे कॉन्सेंट्रेशन देखें अगर और से, तो कॉन्सेंट्रेशन भी जो है आपकी वो डबल हो जाएगी, ठीक है। तो हम इसको प्रेशर की टर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ये एक केस है और इसमें जो है ये सिस्टम है, इसकी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल वैल्यू जो है 1.36 है। कब? जब इसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर हो, जब इसका प्रेशर 1 atm हो। तो हमने ये दोनों सेम रखे तो हमारे पास यही आंसर आ गया जो था। लेकिन अगर मैं इसमें इसको इंक्रीज कर देता हूँ आयन की कॉन्सेंट्रेशन को, तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टू रिवर्स डायरेक्शन, जिसकी वजह से जो है इसमें इसकी वैल्यू जो है वो डिक्रीज कर जाएगी। और सिमिलरली अगर इसको मैं बढ़ा दूं प्रेशर को, तो प्रेशर जो है कॉन्सेंट्रेशन की जगह पे काउंट होगा, क्योंकि प्रेशर जितना ज़्यादा होगा उतनी ही कॉन्सेंट्रेशन आपकी ज़्यादा होगी। तो इस तरीके से इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू राइट, जिसकी वजह से रिएक्शन आगे जाएगा और इसकी वैल्यू जो है इंक्रीज कर जाएगी। अब अभी तक तो सिर्फ सजेस्ट करना था, सजेस्ट करने के लिए हमें क्या करना है कि ली चैडली प्रिंसिपल को देखना है कि अगर आप प्रोडक्ट को बढ़ा देंगे तो रिएक्शन पीछे चला जाएगा, अगर रिएक्शन को बढ़ा देंगे तो रिएक्शन आगे जाएगा, ठीक है। तो उल्टी साइड पे जाता है टू रीस्टोर इक्विलिब्रियम। इसकी एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए हम यूज करते हैं नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन जो है वो क्या है, ये आपके पास फार्मूला है पूरा, और फार्मूला क्या है कि ई, पहला जो ई है ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है अंडर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन, जो आपको फाइंड करना है। ये जो है स्टैंडर्ड कंडीशन की जो वैल्यू जो आपके पास गिवन होती है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल है ये कांस्टेंट है 0.0591। एंड एन जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इक्वेशन, जो आपके पास उसकी हाफ सर्कल की इक्वेशन आएगी उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे। एंड उसके बाद लॉग अप्लाई किया है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइज्ड आयन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिड्यूस्ड आयन, ठीक। जो भी स्पीशीज होंगी वो यहाँ पर रख देंगे और हमारे पास ये बन जाएगा। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइज, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिड्यूस एंड लॉग इसके ऊपर अप्लाई करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये इसकी स्टैंडर्ड पोटेंशियल की वैल्यू हो गई। तो इसके ऊपर जब हमने इसको अप्लाई किया, मतलब जो है पहली इसी वाली इक्वेशन को हम अप्लाई करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसकी वैल्यू ये है,
तो हमने इस वैल्यू को उठा के, मैं मार्क करता जा रहा हूँ, इस वैल्यू को उठा के मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है जी। अब इसके बाद जो है मैं इस केस को उठा रहा हूँ, इस केस को। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आपके पास इस इक्वेशन में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो आपके पास ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। फिर आपके पास ये कांस्टेंट तो अपनी जगह पे रहेगा। अब ये कॉन्सेंट्रेशन जो है आपके पास ऑक्सीडाइज और रिड्यूस दोनों जो कॉन्सेंट्रेशन जो हैं वो यहाँ पे आ गई। और इस तरीके से हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इस केस में आंसर log 1 का 0 आ जाएगा। जब 0 आ जाएगा, 0 इससे मल्टीप्लाई करके इसको भी 0 कर देगा, तो आपकी ये वैल्यू जो है इसके बराबर हो जाएगी। व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ आर सेम, तो आपका इलेक्ट्रो पोटेंशियल जो है वो स्टैंडर्ड कंडीशन पे होगा एक्चुअली, तो उस वक्त जो आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। और अगर आपने इसको चेंज किया उसकी वजह से फर्क आएगा। अगर मैं इसी को दूसरे केस पे अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, जो अभी आपको करके दिखाते हैं, तो उस वक्त जो इसकी वैल्यूज में थोड़ा सा फर्क आएगा, चेंज आएगा, तो उसको हम जरा देखते हैं। किसी रफ जगह पे हम ये काम कर लेते हैं और हम यहाँ पे काम कर लेते हैं इसको। तो हमारे पास जो नेक्स्ट इक्वेशन है वो ये है कि ये हो गया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अंडर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन इज इक्वल टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन प्लस 0.0591 अपॉन n एंड log ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म की कॉन्सेंट्रेशन एंड रिड्यूस्ड फॉर्म की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, मैं यहाँ पर 2-3 केसेस आपको करके दिखा रहा था, इसको किस तरीके से यूज़ करना है। ये फार्मूला जो है आपको याद करना है, ये फार्मूला जो है आपको आना चाहिए, और अभी तक तो उसने प्रोवाइड किया है, 2016 से ये इंट्रोड्यूस हो गया है और आपको आना चाहिए, और आपको जो है इसकी बेस के ऊपर ये क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना आना चाहिए। तो यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर 1। तो इसमें जो है हमने उठाया आयरन 3 पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन रिवर्सिबल विद आयरन 2, एंड इसकी जो स्टैंडर्ड की जो वैल्यू है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल की, दैट इज पॉजिटिव 0.77। इसमें केस नंबर 1 जो है हम लिखने जा रहे हैं, केस 1। तो इसको मैंने रखा 1.0, इसको भी मैंने रखा 1.0। तो आपको पता है कि अगर मैंने दोनों की कॉन्सेंट्रेशन ये रखी है तो इसका आंसर कितना होना चाहिए? इसका आंसर जो है आपको पता है कि सेम होना चाहिए, क्योंकि आपके पास कंडीशन जो है वो स्टैंडर्ड आ रही है। तो मैं यहाँ पे सेम लिख रहा हूँ। अब इसको अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर फार्मूला बन जाएगा E इज इक्वल टू पॉजिटिव 0.77 प्लस 0.0591 अपॉन, एक इलेक्ट्रॉन था इसमें इस इक्वेशन में, एंड साथ लिखा हमने लॉग, इसको लिखा 1.0, इसका भी लिखा 1.0 ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस फॉर्म, जिसकी वजह से इसका आंसर जो है पूरे का 0 हो जाएगा। तो आपके पास वही आंसर आ जाएगा जो आना चाहिए था। इस तरीके से अगर हम आगे बढ़ते हैं, केस नंबर 2 करते हैं, इसी जगह पे हमने केस लिखा, केस नंबर 2। और इस केस में जो है इसकी कॉन्सेंट्रेशन में कर देता हूँ 2.0 मोलर, एंड इसकी रखता हूँ 1.0 मोलर। तो अकॉर्डिंग टू ली चार्टियर प्रिंसिपल, अगर हम इसको नोट करें यहाँ पर, ये चीज़ इतनी कर दी है, ये चीज़ इतनी कर दी है, तो रिएक्शन हैज़ टू मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, जिसकी वजह से इसकी वैल्यू को इंक्रीज़ करना चाहिए। और इस इंक्रीज़ की वजह से जो है हम इसको यहाँ पे जब लिखेंगे तो इसकी वैल्यू जो है क्या हो जानी चाहिए? इसकी वैल्यू, क्योंकि रिएक्शन आगे की तरफ फेवर्ड होगा, इसकी वैल्यू इंक्रीज़ कर जानी चाहिए। अब कितनी होगी ये नेक्स्ट इक्वेशन बताएगी। तो नेक्स्ट इक्वेशन जब यहाँ पे अप्लाई करते हैं हम, तो हमारे पास बन जाएगा E इज इक्वल टू पॉजिटिव 0.77, फिर लिखा प्लस 0.0591 अपॉन 1 कर दिया लॉग। अब इनमें से ऑक्सीडाइज फॉर्म कौन सी है? दिस इज ऑक्सीडाइज फॉर्म। ठीक है, ये वाली ऑक्सीडाइज फॉर्म है। सिमिलरली तो ऑक्सीडाइज फॉर्म जो हमारे पास ऊपर आ जाएगी दैट इज 2.0, और रिड्यूस फॉर्म जो है हमारे पास ये वाली है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास है, तो ये भी हमने लिख दी। ठीक है, तो इस बेस के ऊपर ऑक्सीडाइज और रिड्यूस की जब हम कॉन्सेंट्रेशन लिख देते हैं, तो थोड़ा सा क्लियर कर दें, तो हमारे पास हो जाएगा 2.0 एंड नीचे आ जाएगा 1.0, और इसको जो है सॉल्व करते हैं। तो इसको जब सॉल्व करेंगे हमारे पास देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। तो इसका आंसर आ गया 0.77, एंड ये हो जाएगा आपके पास 0.0177। इस पूरी चीज़ का आंसर जो है आपके पास, और जो है फिर इन दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा पॉजिटिव 0.0177
कैलकुलेटर। कैलकुलेटर 1 मिनट, इसमें जो है इसका जो है आंसर हमारे पास बन जाएगा पॉइंट 0.77 एंड प्लस 0.0177, तो इसका आंसर आ गया 0.787। तो आपके पास नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में जो हमारी प्रिडिक्शन थी उसी लिहाज से इसकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज कर गई, राइट। तो इसमें हमारे पास इसका आंसर आ गया पॉजिटिव 0.787, ये इसकी वैल्यू हो गई। इस तरीके से अगर हम इसकी कॉन्स्टलेशन जो है किसी और तरीके से चेंज कर देते हैं इसकी, इस तरीके से अगर इसका हम केस चेंज करते हैं और जो है थर्ड केस जो है केस नंबर 3, तो इसमें जो है इसको मैं 1.0 रखता हूँ और इसको मैं 2.0 कर देता हूँ, तो वी नो के रिएक्शन विल बी फेवर्ड इन बैकवर्ड डायरेक्शन, and in this case the answer should be decreased value of electrode potential. And if we apply here, so this will become 0.077, that is original value, then 0.0591 upon 1 log. This time the oxidized form is 1.0 and the reduced form is 2.0, and if we solve it, the answer will be, तो इस तरीके से इसका आंसर जो है दैट विल कम, इस पूरी चीज़ का आंसर बन जाएगा हमारे पास into 0.0591 negative 0.0177, जबकि यहाँ पे है हमारे पास पॉजिटिव 0.77, and if we solve it you will get the answer is positive 0.7522। तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास, जिसके बारे में हमने प्रिडिक्ट किया था कि द वैल्यू विल डिक्रीज and the value is actually decreased from स्टैंडर्ड वैल्यू। तो हमारे पास इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। तो इसको अप्लाई करना है आपको, जो है देख के जो है जिस तरीके से आपके पास ये केस आएगा कोई भी, तो उस पर अप्लाई करना होगा। वेदर ही इज गिविंग यू द कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर, बोथ विल बी गिवन सेम प्रायोरिटी, जो है उसी लिहाज से इसको सॉल्व करना होगा। इसको हमें एक जो है आपके पास जो है प्रेशर का जो हमने किया था जिसमें क्लोरीन का था, ये क्लोरीन के केसेस दिए थे हमने यहाँ पर। इसमें हमारे पास जो है दोनों की जो इसका जो प्रेशर है दैट इज़ 1 atm, इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन दैट इज़ 1.0 मोलर। तो उस वक्त जो है हमने इसकी वैल्यू निकाल के दिखाई है आपको, दैट इज़ द सेम वैल्यू, क्योंकि हमने दोनों को 1 1 लिया था यहाँ पर, राइट। और इस तरीके से अगर जो है ये वाला केस जिसमें ऑक्सीडाइज फॉर्म एंड रिड्यूस फॉर्म, दिस इज क्लोरीन एक्चुअली, तो ये वाली जो है हम आपको दिखाते हैं कि हमने किसकी बात की थी। ये ऑक्सीडाइज फॉर्म है आपकी एंड दिस इज रिड्यूस्ड फॉर्म। तो इस वक्त हमने सोचा था कि वैल्यू जो है हमारी इंक्रीज करेगी, तो हमने देखा कि हमारी वैल्यू जो है एक्चुअली वो इंक्रीज ही कर रही है, किससे, एक्चुअल वैल्यू से। तो एक्चुअल वैल्यू जो हमारे पास ये थी उससे अगर देखें बोर्ड से, तो इंक्रीज कर रही है वैल्यू। तो इस तरीके से इस फार्मूला को यूज़ करेंगे हम और इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, कोई भी अगर हमें इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन अगर आएगा हमारे पास। इसके बाद जो है ई सेल जो है उसको फाइंड करने के लिए जो है हमने आपको मेथड जो है इसको डिस्कस किया था हमने, और जो है अब जो है हमने ई सेल एंड फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन जो है ना इसको देखना है थोड़ा सा, कि हमें कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन जो है वो फिजिबल है या नहीं है। अच्छा, यहाँ पर ये हम फिजिबिलिटी एंड ई सेल की वैल्यू जो है उसको उसकी तरफ मूव करते हैं और जो है थोड़ा सा काम करते हैं इसके ऊपर, और जो है हम यहाँ पर इसको थोड़ा देखते हैं, द वैल्यू ऑफ ई सेल एंड फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। चलिए हम खुद ही लगा देते हैं इधर पेज, यहाँ पे ई सेल फाइंड करने का था और यहाँ पर हम लगा देते हैं पेज इसके ऊपर।
तो द नेक्स्ट थिंग इज वैल्यू ऑफ ई सेल जब दोनों हाफ सेल्स को जोड़ दिया जाता है, एंड फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। तो जब दो सेल्स को जोड़ दिया जाएगा उसमें हमारे पास वैल्यूज जो है वो कई तरीके से आ सकती हैं। तो उसमें जो है हमें कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन फिजिबल है, मतलब खुद ब खुद होगा, या जो है इसको एट द कॉस्ट ऑफ एनर्जी करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम आपके सामने लिख देते हैं कि इफ ई सेल इज इक्वल टू पॉजिटिव, तो इसका मतलब हो जाएगा कि रिएक्शन इज फिजिबल। मतलब फिजिबल अगर है तो मीन्स हो जाएगा कि प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, एंड इसको हम यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए। इफ ई सेल इज नेगेटिव तो उस वक्त आ जाएगा हमारे पास नॉन फिजिबल। इसका मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगी इससे, तो इट विल नॉट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। दिस reaction can be carried out using electricity। इसके लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी यूज करनी पड़ेगी, मतलब आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। तो हमने जो है कुछ आपके सामने यहाँ पे एक दो एग्जांपल दे देते हैं कि किस बेस के ऊपर ये सारा काम चलता है। तो इसमें जो है हम एक दो एग्जांपल देते हैं आपको। एग्जांपल अब बल्कि क्वेश्चन दे देते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन से हम उसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें सब पता चल जाएगा। प्रिडिक्ट the feasibility of given reactions by measuring E cell। तो इसमें जो है केस नंबर 1 हम ले लेते हैं, जैसे कॉपर जो है it has reacted with zinc ion and it become oxidized and zinc is reduced। It's a solid, it's aqueous and solid। तो यहाँ पर उसने जब रिएक्शन करवा दिया है तो हमें पहली बात कि यहाँ पे फार्मूला कौन सा यूज़ करना था, तो हमें फार्मूला यहाँ पे यूज़ करना है E नॉट ऑफ रिड्यूस्ड माइनस E नॉट ऑफ ऑक्सीडाइज। क्योंकि आपको बताया था कि अगर हमारे पास जो है ओपन क्वेश्चन है कि रिएक्शन होगा या नहीं होगा, तो उसमें हम यूज़ करते हैं मोर पॉजिटिव माइनस लेस पॉजिटिव। अगर वो कह देता है कि रिएक्शन हो रहा है तो उस वक्त जो है हमें यूज़ करना पड़ेगा ये वाला फार्मूला, और इस फार्मूला की बेस के ऊपर जो है हमें देखना है कि कॉपर के साथ एक्चुअली क्या हो रहा है। तो कॉपर जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है पहली बात, और जिंक को देखें तो जिंक क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है। अच्छा, अगर ये रिड्यूस हो रहा है और ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो इस वक्त जो है इन दोनों की वैल्यूज होनी चाहिए हमारे पास। तो हमने जो जाके जो है कॉपर एंड कॉपर की वैल्यू निकाली, जिंक एंड जिंक की जो वैल्यू है हम डेटा बुक से उठाई, तो दैट इज पॉजिटिव 0.34, जबकि दिस इज नेगेटिव 0.76। तो हमारे पास जो है रिड्यूस वाला जो है कॉपर, उसकी वैल्यू आ रही है पॉजिटिव, सॉरी जिंक की आ रही है, रिड्यूस इज जिंक, तो दैट इज नेगेटिव 0.76, एंड यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा और फिर पॉजिटिव 0.34, जिसकी वजह से इसका आंसर बन जाएगा
0.76 प्लस 0.34, तो दैट इज -1.1। जब नेगेटिव वैल्यू आ रही है इसका मतलब कि रिएक्शन फिजिबल नहीं होगा, तो हमने यहाँ पे लिख दिया रिएक्शन इज नॉन फिजिबल because its E cell value is negative. If someone says कि इसी को अगर ये फिजिबल नहीं है, आप इसको फिजिबल कर दें तो फिजिबल, आप इस रिएक्शन को उल्टा करके लिखते हैं फिर फिजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो इस वक्त जो है ये रिएक्शन अगर आपको करवाना है तो ये रिएक्शन नहीं हो सकता, लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर देंगे तो ये काम हो सकता है। आप अगर इसका उल्टा करके लिखेंगे दैट विल बी ऑलवेज फिजिबल। समटाइम द क्वेश्चन इज कि आपके पास अगर ये फिजिबल, पहले चेक करें फिजिबल है या नहीं है, और अगर फिजिबल नहीं है तो आप इसका फिजिबल रिएक्शन लिखें। तो कभी ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है, तो मैं इसका ये वाली बात जो है ये भी यहाँ पे एलोबरेट कर देता हूँ कि आपके पास जो इक्वेशन थी इस बेस के ऊपर हम इसको ऐसे लिखेंगे अब कि copper 2 positive plus Zn gives you copper and zinc. This is feasible. कैसे पता चला? मैंने इसको उल्टा करके लिख दिया। अब आपको क्रॉस चेक करना है तो क्रॉस चेक कर सकते हैं आप लोग। इसमें अगर देखें आप लोग तो जिंक जो है वो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, और कॉपर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। इसकी वैल्यू जो है दैट इज +0.34, इसकी वैल्यू जो है दैट इज -0.76। आप वही फार्मूला देखें, उसमें अगर प्लग इन करके भी देखना है आप चेक कर लें। इसमें तो फार्मूला था रेड माइनस ऑक्स, तो इसमें जो है इसको जब अप्लाई किया तो हमारे पास रिड्यूस जो है उसकी वैल्यू है 0.34, जबकि इधर है हमारे पास -0.76, और इस पर हमारे पास आंसर जो है 1.1 पॉजिटिव में आ जाएगा। जिस तरीके से आप इंथैल्पी में रिएक्शन को रिवर्स कर देते हैं तो उसकी वैल्यू जो है वो फ्लिप हो जाती है। तो हमने देखा उस तरफ जो है -1.1 आ रही थी, इस तरीके से हमारे पास +1.1 आ जाएगी, तो ये वाली बात भी होगी। इसी तरीके से कोई एक एग्जाम्पल और देखते हैं। तो हमने वहाँ पे एक केस लगाया था, केस बी लगाते हैं हम लोग, और जो है यहाँ पर हम एक रिएक्शन करवाना चाहते हैं अनयूजुअल सा, और वो ये है कि एल्यूमिनियम जो है, सोडियम रिएक्टेड विद एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड गिव्स यू सोडियम क्लोराइड एंड एल्यूमिनियम। तो ये देखना कि रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसको बैलेंस करें तो हमारे पास ये 3 आ जाएंगे, ये 3 आ जाएंगे, और इस तरीके से ये बैलेंस हो गई है। अब इसमें देखें तो क्लोराइड जो है अभी भी क्लोराइड है, मतलब यहाँ पर आपको जब रिएक्शन को चेक करना होगा तो इसमें रिएक्शन को ये एक काम होता है, तो क्लोराइड और क्लोराइड इसको कुछ नहीं हुआ। तो आपके पास देखें क्लोराइड जो है यहाँ पर भी है और क्लोराइड यहाँ पर भी है, तो इसका मतलब ये हुआ इसी रिएक्शन को मैं ऐसे कुछ लिख सकता हूँ कि 3 सोडियम जो है एक्चुअली उसने रिएक्शन किया है एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव से, और इस तरीके से ये बन गया है 3 सोडियम पॉजिटिव और 1 एल्यूमिनियम जो है वो रिड्यूस फॉर्म में चला गया, ठीक है। तो इसकी वजह से जो है, अब इसको अगर हम इनको चेक करते हैं तो हमारे पास इस रिएक्शन में क्या क्या हो रहा है बेसिकली। तो ये रिएक्शन हमने आयनिक करके लिख लिया इसको। अब जो है देखते हैं कि इनमें कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है कौन रिड्यूस हो रहा है। तो सोडियम जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, जबकि एल्यूमिनियम जो है वो रिड्यूस हो रहा है। अब इन दोनों की वैल्यूज चाहिए होंगी हमें, वैल्यूज उठाते हैं जाके सोडियम और एल्यूमिनियम की। तो सोडियम की वैल्यू आपके सामने है, तो सोडियम की वैल्यू जो है आपके सामने डिस्प्लेड है एंड दैट इज -2.7। तो हमने यहाँ पे लिख दिया -2.71, जबकि एल्यूमिनियम की वैल्यू जो है एल्यूमिनियम की वैल्यू आप लोगों को नजर आ रही है यहाँ पे, एंड एल्यूमिनियम की वैल्यू जो है दैट इज -1.66। तो दिस इज -1.66। तो ये दो वैल्यूज आ रही है हमारे पास। अब जो है हम इसमें E cell is equals to E reduced minus E oxidized। रिड्यूस में हमारे पास आ जाएगा -1.66, जबकि यहाँ से आ जाएगा हमारे पास -2.71, और इसको अगर सॉल्व करते हैं हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.71 - 1.66।
तो दैट इज positive 1.05. It means reaction is feasible. So reaction is feasible because E cell has positive value. ठीक है बेटा, तो इसको इंशाल्लाह जो है फिर हम नेक्स्ट क्लास में जो है इसको आगे कंटिन्यू करेंगे इसको। तो यहाँ पे इसको रोकते हैं, थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन थी क्लास में, तो इसको ज़रा सेट करते हैं, फिर इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट क्लास में हम बात करते हैं। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर बेटा, अल्लाह हाफिज़।